इस साल उनको वो कवर कर रहे हैं। कुछ ऐसा है कि भाई कुछ बच्चे अभी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई हो सकता है कि मेरा सेकंड राउंड तक या मूव अप राउंड तक मुझे कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो वो अभी वेटिंग लिस्ट में है। उनको लग रहा है कि अभी थोड़ा मैं वेट करता हूं, उसके बाद फिर अगर मेरे को लगेगा कि भाई मेरे को नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है, तो वो 2024 की तैयारी की तरफ जाएंगे। उस टाइम पे होगा क्या कि बच्चे क्या करते हैं कि भाई लास्ट टाइम में ये ढूंढते हैं कि भाई हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर पता चल जाए कि ये हमारे जरूर कवर होने चाहिए ताकि हम सिलेक्शन के और नजदीक पहुंच जाएं, है ना। तो ये वीडियो जो है ये आपको इसी बात के लिए हेल्प करेगी कि बायोलॉजी के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो नीट 2024 को क्रैक करने के लिए 100% आपके होने ही चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। इसलिए हमने आज की वीडियो का नाम ये रखा है, मस्ट डू टॉपिक्स इन बायोलॉजी टू क्रैक नीट यूजी 2024, है ना। इसी सीक्वेंस में चलूं तो सीधा अब काम की बात पे आते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक बात क्लियर कर दूं कि मैं जो टॉपिक आपको बायोलॉजी के बताऊंगा वो मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज, है ना, कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका क्लियर होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा यूनिट वाइज। तो पहले मैं आपसे चैप्टर वाइज बात करता हूं, फिर अपने यूनिट वाइज पे आएंगे। चैप्टर वाइज की अगर हम बात करें तो चैप्टर वाइज में अगर आज हम पिछला नीट का 2016 से नीट होना शुरू हुआ, तब से अगर हम अब तक का सिनेरियो देखें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी के क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। एक तो ये टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं टॉपिक के साथ साथ उन टॉपिक्स की अप्रोच कैसी होनी चाहिए पढ़ने की, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। यहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूं तो बायोटेक के दोनों चैप्टर, बायोटेक के दोनों चैप्टर, जिसमें पहले जो चैप्टर है वो टेक्निक्स वाला है, दूसरा जो चैप्टर है वो एप्लीकेशंस वाला है, तो दोनों ही चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्वेश्चंस के नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तीसरे नंबर पे अगर मैं रखूंगा यहां पर तो मैं बात करूंगा सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर की, जो कि 11th क्लास के अंदर है, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला चैप्टर। ये चैप्टर जो है इससे भी 100% ऐसा है कि क्वेश्चंस आते हैं सेल बायोलॉजी में और अच्छे खासे आते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो ये तीन चैप्टर जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, सेल साइकिल सेल डिवीजन। यहीं पर अगर बात करें तो प्लांट किंगडम 11th क्लास की जो बुक है हमारी, उसमें थर्ड चैप्टर है प्लांटी, और प्लांटी किंगडम की जब हम बात करते हैं इसमें से, और एक एनिमल किंगडम, ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर, इनमें से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ये भी हमें अच्छे से क्लियर करना है। अगर इसी सीक्वेंस में आगे बात करूं तो डाइजेशन है, एंडोक्राइन है ना, इनसे भी अगर देखेंगे आप लास्ट ईयर्स में तो क्वेश्चन ठीक आए हैं। एंडोक्राइन हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, डाइजेशन हो गया, है ना। ऐसे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास के अंदर, और ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर तो बच्चे के बहुत अच्छे से कवर होने ही चाहिए। अगर इनकी मैं अप्रोच की बात करूं तो मैं क्लियर करूंगा कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला आपका जो टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में आप क्या करिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मैटर फॉलो करते हैं, आप किसी भी टीचर के नोट्स फॉलो करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। हालांकि जब भी मैं डिस्कस करता हूं बच्चे के साथ तो मैं ये बात जरूर बोलता हूं कि बच्चे आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एनसीईआरटी की बातें अपने टीचर से ही सीखनी पड़ेंगी। रीजन इसका क्या बनता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक को समझने के लिए जो सीक्वेंस है वो एनसीईआरटी की सीक्वेंस, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं बच्चे को जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि वो एनसीईआरटी की सीक्वेंस जो है वो बच्चे को थोड़ा सा समझने में टफ रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इसलिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमेशा आपको टीचर के साथ पढ़ना है,
आप टीचर के नोट्स फॉलो करके पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। और साथ ही साथ आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ते हैं तो आप वहां का स्टडी मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को तैयार करने के लिए। लेकिन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं, डायरेक्ट आता है, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें आपको प्योर एनसीईआरटी ही करनी है। लेकिन अगर सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात आ जाए तो यहां आपको मैक्सिमम पोर्शन तो एनसीईआरटी से ही कवर करना है, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं यहां से। लेकिन क्या होता है कि सेल डिवीजन वाले पोर्शन से कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आ गया है जैसे, या क्रोमोसोम के नंबर काउंट करने पर आ गया है जैसे, तो ये चीजें आप एनसीईआरटी से उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाते जितना कि आपको टीचर करवा देता है। इसलिए उन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पर जब क्वेश्चंस आते हैं, होते वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, लेकिन ये वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में चीजें नहीं है, तो उसमें क्या करता है कि जो टीचर के नोट्स हैं वो आपकी थोड़ी हेल्प करते हैं इसमें। इसलिए इसमें टीचर को फॉलो करना आपके लिए थोड़ा जरूरी रहता है। लेकिन अगर वही बात करूं मैं प्लांट किंगडम की, तो आपको प्योर एनसीईआरटी करनी है, प्योर एनसीईआरटी। एनिमल किंगडम में भी प्योर एनसीईआरटी ही करनी है। आगे के जो टॉपिक में डाइजेशन, एंडोक्राइन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या ह्यूमन हेल्थ और डिजीज की बात करूंगा, तो यहां भी आपको प्योर एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, प्योर एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। अगर एनसीईआरटी से आप टीचर की तरफ, मतलब आप नोट्स की तरफ या आप स्टडी मटेरियल की तरफ चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा सेल डिवीजन वाला जो पोर्शन है इसमें जाना चाहिए। ये बात हुई हमारी चैप्टर वाइज। अगर यहीं पर मैं यूनिट वाइज बच्चे के लिए बात करूं कि यूनिट के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक तो आप ये याद कर लो कि 11th क्लास, हमारी जो 11th क्लास है, 11th क्लास की जो यूनिट्स हैं, जैसे मैं बोलूं कि भाई 11th क्लास है और 12th क्लास है, तो 11th और 12th क्लास की ये बात याद रखो कि जो फर्स्ट यूनिट है, दोनों ही फर्स्ट यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। जैसे फर्स्ट यूनिट अगर मैं बात करूं तो डाइवर्सिटी है 11th में, और 12th के अंदर ये रिप्रोडक्शन है, प्लांट और एनिमल दोनों का, और दोनों ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स बैठती हैं, तो ये आपको कवर करनी ही करनी है। वहीं अगर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ूं तो मैं 12th क्लास के अंदर मैं जाऊंगा इसकी 5th यूनिट इकोलॉजी पर। इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक बनता है, अब क्या है कि जैसे मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक लिखे, तो मैंने चैप्टर वाइज में इकोलॉजी को नहीं लिखा। उसका रीजन यह है कि इकोलॉजी में टोटल एनसीईआरटी में 4 चैप्टर हैं, और चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसलिए आप इकोलॉजी को यूनिट में रखेंगे। 5th यूनिट है ये हमारे पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे अगर 11th क्लास में आए हम, तो हम सेल बायोलॉजी वाली जो 3rd यूनिट है वो, और 4th यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे के लिए, इसको आपको करना ही पड़ेगा। ऐसी यूनिट्स हैं ये 11th क्लास के अंदर। और वहीं अगर 12th में जाएं तो फर्स्ट यूनिट हो गई, इकोलॉजी हो गया, और इसके साथ साथ आप इसमें 3rd यूनिट पे भी ज्यादा ध्यान दीजिए, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी और इवोल्यूशन वाला पोर्शन आता है। ये ऐसा सिलेबस है, अगर इस सिलेबस को आप कवर करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बच्चे कि आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे मैं आपसे बात करूं कि बाकी, अब बच्चा कहता है कि सर क्या बाकी यूनिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी यूनिट भी आपको कवर करनी है, लेकिन आप पहले इन चैप्टर्स या यूनिट्स को कवर कर लीजिए, तो आपका एक बड़ा पोर्शन एग्जाम पेपर का कवर हो जाएगा, और उसके बाद आप दूसरी यूनिट्स में लग जाइए, जिनको कि आप खुद भी कर सकते हैं, अपने तरीके से भी कर सकते हैं। आपका नोट्स बनाने का तरीका, आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी इसमें आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो को आप जब देख रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि यहां पर ये टॉपिक्स केवल वो लिखे गए हैं कि जो आपको 100% करने ही करने हैं, इनके अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप ये बात दिमाग में रखिए, क्योंकि यहां अगर देखेंगे बोर्ड पर तो पूरा बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे को ये लगने लग जाता है कि बाकी टॉपिक्स करने या नहीं करने। बाकी भी करने हैं, लेकिन पहले आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए। जब ये टॉपिक आपके कवर हो जाएं, तो उसके बाद जो बाकी जितने भी टॉपिक्स बचते हैं उन्हें तो आप खुद भी एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हैं, और उन टॉपिक्स को आपको प्योरली एनसीईआरटी से ही करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैनल पर, कोटा पल्स बाय अनअकैडमी।
लगातार लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहिए इसे।